नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 2018 की जो विज्ञप्ति थी, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018, जिसके अंदर फिजिक्स में पूछे गए 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, वो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है कुछ डाउटफुल हैं, तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे कि शायद हो सकता है आरपीएससी ने उनमें गलत आंसर दिए हों। मेरे जो आंसर है वो आंसर की के अकॉर्डिंग है, तो हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ साइकोलॉजी के, वो रीट, आरपीएससी ग्रेड सेकंड, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, आरएएस नहीं, अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, रीट मतलब तीनों प्रकार के, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, तीनों प्रकार की जो टीचर्स एग्ज़ाम है उनके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो साइकोलॉजी में आया था फिजिक्स में, विकास के विभिन्न पक्ष हैं। कौन कौन से विकास क्या है? तो विकास तो आप जानते हो, विकास ऐसी चीज़ होती है जो आदमी के शरीर में भी होता है, गतिक विकास भी होता है, चलने फिरने वाला विकास जो होता है उसे गतिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास, शरीर में होने वाले परिवर्तन, शारीरिक विकास। तो विकास के दोनों ही पक्ष हैं। संवेगात्मक और सामाजिक विकास, संवेगों में जो विकास होता है और सामाजिक रूप से जो विकास होता है वो भी विकास में होता है। मानसिक और संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास जो होते हैं ये भी विकास के पक्ष में आते हैं। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, वो आंसर होगा आपका जो है उपरोक्त सही जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये पहला क्वेश्चन अपना जो है क्या, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक की लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित होती है? देखो, मैं आप लोगों को दोस्त बताऊं, पियाजे ने जो अपनी संज्ञानात्मक जो सिद्धांत दिया था उसमें 4 अवस्थाएं बताई थी। एक बताई थी संवेगी गामक काल, एक पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक और मूर्त सक्रियात्मक। मूर्त सक्रियात्मक में जो परिवर्तन हमें फिजिकली हार्ड वर्किंग के रूप में दिखाई दे सकते हैं उनको हम कहते हैं मूर्त सक्रियात्मक। मतलब जैसे आदमी का चेहरा पहले पतला था, अब बड़ा हो गया, ठीक है। आदमी पहले पतला था, अब मोटा हो गया, ठीक है। उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? मूर्त सक्रियात्मक काल में आएगी। संवेदी गामक जो होता है शुरू के 2 साल वाली होती है। पूर्व सक्रियात्मक काल होती है जो 2 से लेकर 8 साल तक की होती है, मूर्त सक्रियात्मक होती है। और औपचारिक सक्रियात्मक जो होती है, वैचारिक क्रिया की अवस्था भी बोलते हैं, वो जो होती है वो 8 साल से मतलब पूर्व बाल्यकाल अवस्था तक होती है। तो इसका आंसर जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो इसका राइट आंसर जो है हमारे मित्रों हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। 1 मिनट में थोड़ा सा तो ऑप्शन जो है एक इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन लोग। थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में मार्गदर्शन के लिए कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको? मतलब शिक्षा, मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? बिल्कुल, यौन शिक्षा भी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। बच्चों को यौन शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जरूर है, नहीं तो बच्चे गलत दिशा में मूव हो जाते हैं। व्यावसायिक शिक्षा, उसे पढ़ लिख कर आगे क्या करना है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। और ह्यूमैनिटी वैल्यू, मतलब ह्यूमन, एक दूसरे के प्रति कुछ हेल्प करने का नेचर, इन चीज़ों को बोलते हैं मानवीय मूल्य या मानवता। तो हमें चारों ही जो है चीज़ें हमें जो है इनकी चारों की व्यवस्था हमें बच्चों के जीवन में करनी पड़ेगी। तो इसका ऑप्शन जो है 4 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए? संयोगात्मक, अनुशासित, प्रभुत्वपूर्ण, कठोर? तो देखो, कठोर और प्रभुत्वपूर्ण तो होनी नहीं चाहिए। अध्यापक को क्या, जो कठोर होगा वो अध्यापक ही नहीं। प्रभुत्वपूर्ण मतलब अपनी ज़्यादा राजा राजी चलाए, खुद की वो चलाए, वो भी क्या होगा, डिसिप्लिन भी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो इसमें हेल्पफुल नेचर का टीचर होगा, वो किशोर अवस्था में ज़्यादा हेल्प कर पाएगा। क्योंकि यदि टीचर्स यदि हेल्पफुल होगा तो किशोर अवस्था में जो बालक के जीवन में समस्याएं आती है, वो अपनी सारी समस्याएं अपने टीचर्स को कह पाएगा। और सारी समस्याएं अपने टीचर्स को जब वो कह पाएगा तो टीचर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा।
तो उसका नेचर जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए, मतलब सहयोगात्मक होना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वो नंबर फर्स्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, गैने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। देखो गैने ने जो अधिगम के प्रकार बताए थे वो टोटल 8 बताए थे, आप लोगों को पता है, और उसके ट्रिक भी होते हैं हमारे पास में, वो हम आपको हमारे चैनल के थ्रू बता देंगे जब आप जुड़ोगे इससे। तो उद्दीपन, अनुक्रिया बिल्कुल है, संप्रत्य बिल्कुल संप्रत्य मतलब कंसेप्ट, संप्रत्य को अंग्रेजी में बोलते हैं कंसेप्ट, उद्दीपन ठीक है, अनुक्रिया भी है, संप्रत्य मतलब कंसेप्ट भी है, समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, अन्वेषण का मतलब होता है डिस्कवरिंग, तो ये डिस्कवरिंग नहीं बताया था उसके भाई। तो ऑप्शन 4 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा 94, इसका मतलब जो है अन्वेषण। उद्दीपन भी है, 8 बताए थे उनमें से, जिनमें से संप्रत्य, समस्या समाधान, आप देखोगे गैने की थ्योरी पढ़ोगे, वहां से गैने का सोशल लर्निंग पढ़ोगे आप लोग, तो उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अन्वेषण उसके अंदर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से अधिगम के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित है। देखो 3 सिद्धांत दिए थे, ये प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर सबसे पहला था अभ्यास का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, और तीसरा अभ्यास, प्रभाव और तत्परता का नियम। तीनों नियम थे, ये 3 नियम थे और 5 उपनियम थे। इनमें से उद्दीपन का नियम जो है ये थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया था। तो इसका 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर पीछे चला गया, गैने हाँ 19, तो इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3rd नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके बाद में हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर, 100वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किशोर अवस्था में निम्नलिखित में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि कौन से विकास को सर्वाधिक, देखो मानसिक विकास बिल्कुल, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, लेकिन संवेगात्मक विकास, संवेग से मतलब है जब आदमी को गुस्सा, प्यार, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है तो उसे संवेग कहते हैं। किसी के प्रति ज़्यादा आकर्षित होना ये एक संवेग है, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा होना ये भी एक संवेग है। तो किशोर अवस्था में किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना गया है, संवेगात्मक विकास को सबसे ज़्यादा जो है हम लोग माना गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 मिनट, तो सबसे ज़्यादा जो माना गया है वो संवेगात्मक, मतलब 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसके अंदर सही होगा। संवेगात्मक विकास को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। पेज चेंज करता हूँ मैं, 101 वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है। करके सीखना, व्याख्यान के द्वारा सीखना, रटकर सीखना, कंप्यूटर के द्वारा सीखना। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा सबसे अच्छा रहता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो करके सीखना सबसे बेस्ट रहता है बजाय कि और किसी के, तो करके सीखो आप। व्याख्यान तो सबसे खराब है क्योंकि उसमें टीचर ही सक्रिय रहता है, बाकी कोई सक्रिय रहता नहीं है। रटकर सीखोगे तो क्या सीखोगे। और कंप्यूटर द्वारा सीखना, हालांकि ये भी एक ऑप्शन बन सकता था क्योंकि कंप्यूटर भी करके सीखने वाली में हेल्प करता है, लेकिन इसमें करके सीखने वाला ऑप्शन था हमारे पास में, इसलिए हम लोगों ने इसको ए ऑप्शन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता। चिंतन, बिल्कुल संज्ञान है, उस चीज़ का चिंतन है हमें। प्रत्यक्षण, उस चीज़ के प्रति प्रत्यक्षण है। स्मृति, उस चीज़ की याद वो भी संज्ञान में आता है। मतलब जो भी अमूर्त चीज़ से डिपेंड होती है हमारे मस्तिष्क में, अमूर्त जो चीज़ चलती रहती है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया चलती है। कोई भी चीज़ ऐसी जो फिजिकली नहीं होती है, मूर्त ना होकर अमूर्त होती है, उसे हम जो है
संज्ञानात्मक प्रक्रिया में लेते हैं। तो इसका आंसर जो है 4 नंबर का हो जाएगा। परिपक्वता का इसका कोई रिलेशन नहीं है संज्ञानात्मकता से। तो डी ऑप्शन जो है मतलब 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे सीखना की श्रेणी में नहीं रख सकते, मतलब कौन, इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, इन 4 ऑप्शन में से कौन किसको हम जो है सीखने की सीरीज में नहीं ले सकते। तो देखो पहला ऑप्शन है कि अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बिल्कुल इसको हम सीखने की श्रेणी में ले सकते हैं, क्योंकि हम जब अभ्यास करेंगे, जैसे मान लो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ काइन मास्टर के थ्रू या फिर इसके थ्रू, तो इससे मुझे अभ्यास से मैं इसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो रहा हूँ, तो मेरे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। अभ्यास और अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, ये भी है, बिल्कुल सही है। अभ्यास और अनुमति और अंतर्नाद के कारण व्यवहार, ये भी सही है। लेकिन जो 4 है बीमारी के कारण व्यवहार में, इसको हम लोग जो है इसमें नहीं ले सकते। तो ये 4 वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल जो है सीखने की श्रेणी में ले सकते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, ट्रायल एंड एरर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी चेंज करेगी, क्योंकि आरपीएससी ने शायद वाइगोत्स्की दिया है आंसर में, जबकि इसका सही आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक होगा। तो आंसर की में वाइगोत्स्की, तो इसका आंसर जो होगा सीखने का ट्रायल एंड एरर की थ्योरी जो दी थी वो थॉर्नडाइक ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा साइज में कम कर लेता हूँ इसको, क्योंकि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसे संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सतत सक्रिय होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं दक्ष और विशुद्ध होती है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है, और लास्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो है एक दूसरे से संबंधित होती है। तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है। 105 में 3 प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षणीय होती है, क्योंकि संज्ञानात्मक चीज़ें ये अमूर्त होती है, तो प्रत्यक्ष तो हम उनको टच कर ही नहीं सकते। मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि जो भी हम हमारी लाइफ में अमूर्त होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो हार्ड नहीं होती है, वो सब चीज़ें अमूर्त होती है। हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली जो भी घटनाएँ हैं, जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब चीज़ें अमूर्त होती है और वो संज्ञानात्मक की श्रेणी में आती है। तो प्रत्यक्ष और प्रेक्षणीय वो नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर जो है 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन क्या है? व्यवहार के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य कथन है, असत्य कथन है व्यवहारवाद के अनुसार? यह अवलोकनीय पर बल देता है। बिल्कुल, व्यवहारवाद कहता है कि कोई भी व्यवहार है तो उसका अवलोकन वो व्यवहार पे बल देता है, मतलब ऑब्जर्वेशन पे। यह चेतना का विरोध करता है। बिल्कुल, जो चेतना का सिद्धांत दिया था, चेतना है पंपानोजी ने, उसका बहुत विरोध करता था। ये वातावरण पे बल देता है। बिल्कुल, वातावरण पे बल देता है, क्योंकि वातावरण बदलेगा आदमी का व्यवहार बदलेगा। और यह अंतर्दर्शन विधि को स्वीकार करता है। बिल्कुल नहीं करता, अंतर्वेशन विधि को कभी भी ये स्वीकार नहीं करता। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट पेज चेंज कर देता हूं मैं, तो 7 वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता है? मतलब अधिगम का मतलब लर्निंग को मोटिवेशन, लर्निंग में मोटिवेशन मतलब सीखने को बढ़ाना। कैसे? शिक्षण विधि, अच्छी शिक्षण विधि होगी तो बच्चा खूब सीखेगा, बढ़िया सीखेगा, टनाटन सीखेगा। अदर विषय सामग्री का संगठन, यदि मान लो विषय वस्तु अच्छी होगी तो बहुत अच्छा सीखेगा। विषय सामग्री की अर्थपूर्णता, बिल्कुल, यदि मान लो सिग्निफिकेंट हमारी जो हमारा टीचिंग मटेरियल है वो सिग्निफिकेंट होगा तो बहुत अच्छा सीखेगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वो तीनों ही ऑप्शन जो होते हैं लर्निंग को मोटिवेट करते हैं। बट शारीरिक और मानसिक थकान जो होती है वो जो है ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, मतलब ऑप्शन राइट इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 108। शास्त्रीय क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सी बात? पावलोव ने दिया था, घंटी बजा के लाड सिद्धांत, थोड़ा याद आ गया होगा आपके दिमाग के अंदर।
कि घंटी बजाई लार आई, घंटी बजाई लार आई। पहले भोजन दिया तो लार आई, फिर उस भोजन में से हटाकर क्या दे दी, घंटी देना शुरू कर दी, तो घंटी से लार आ गई, तो अनुबंध हो गया घंटी के साथ में उसका। उससे संबंधित क्वेश्चन है ये। देखो, अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं। बिल्कुल ये गलत बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम पहले घंटी बजाकर उसको लार दे रहे थे, पहले रोटी देकर लार ला रहे थे, अब घंटी देके, तो मतलब ये तो स्थायी कहाँ हुआ, तो ये तो अस्थायी होता है। तो पहला ऑप्शन ही गलत है इसके अंदर। और ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। पुनरावृत्ति पे बल देता है, बिल्कुल रिपीटेशन, बार बार में रिपीटेशन करोगे तो ये होता है। बालक भय और दुश्चिंता से छुटकारा बिल्कुल दिलाया जा सकता है। अबोध और रुचि की भूमिका को अत्यंत कम किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो एक इसके अंदर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वही हमें मालूम पड़ गया कि ये गलत है इसका, तो ये इसका ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 109 पे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, सभी को पता है। तो 109 में 3 वाला ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट है, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक, मतलब कौन सा पॉजिटिव फैक्टर है जो कि लर्निंग को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है? अनुत्तीर्ण होने का भय, अनुत्तीर्ण होने का भय, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अधिगम परिस्थितियां, माता पिता का दबाव। देखो, अनुत्तीर्ण होने का भय, ये भी तरीके से बच्चों में हम कहते हैं कि भाई तू फेल हो जाएगा 10वीं क्लास में पढ़े, तो एक पॉजिटिव है कि उसको एक किसी चीज़ का डर रहता है कि मैं उत्तीर्ण हो जाऊंगा, तो ये भी डर होता है, ठीक है। और दूसरा है एक नेगेटिव फैक्टर है ये, सहपाठियों के साथ प्रतियोगिता, तो ये भी है। अधिगम परिस्थितियां और माता पिता की दबाव, तो माता पिता के का दबाव एक नेगेटिव हो गया। कंपटीशंस भी एक तरीके से खतरनाक होता है, बच्चा कई बार सुसाइड कर लेता है इसके मामले में। और अनुत्तीर्ण होने का भय, वो भी एक नेगेटिव पार्ट है। इसने पॉजिटिव फैक्टर पूछा है, तो पॉजिटिव फैक्टर तो है कि अच्छी अधिगम परिस्थितियां होनी चाहिए, जहाँ वातावरण अच्छा हो, अच्छा पढ़ सके, अच्छा टीचिंग मटेरियल हो, अच्छा टीचर हो, अच्छे क्लासरूम हो, तो उनको हम बोलते हैं गुड टीचिंग कंडीशंस या गुड लर्निंग कंडीशंस। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसके अनुसार दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल, वफादार, निष्ठावान और नैतिक निर्णयों पर आधारित होता है। देखो, तो सबसे कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई थी अपनी। एक तो बताई थी कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो पोस्ट कन्वेंशनल में जो बंदा होता है वो नैतिक, जिम्मेदार, वफादार, घर की जिम्मेदारियों को समझने लग जाता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका 4 नंबर का ऑप्शन होगा, जो है पोस्ट कन्वेंशनल, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, शिक्षण के विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान का विकास किसने किया था? देखो, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, बच्चे गलती क्या करके आते हैं। कईयों ने रिचर्ड सचमैन आंसर टिक करके आए फिजिक्स के, कई लड़के, मेरे पास फोन आया कि सर हमने रिचर्ड सचमैन किया आरबी से गलती के लिए। अरे भाई, इसके अंदर पढ़े विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान पूछा। यदि उसने केवल प्रच्छा प्रतिमान पूछा होता ना तो रिचर्ड सचमैन सही था, लेकिन विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान पूछा है, तो इसका आंसर होगा जोसेफ जे सकबाब। तो इसके अंदर ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही होगा कि जोसेफ जो सकबाब था, उन्होंने विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान है। इसके बाद में मैं पेज चेंज कर देता हूँ। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का उपयोग किया जाता है अनुसंधान में, डिस्कवरी में किया जाता है, बिल्कुल सही है। रिसर्च के अंदर आजकल खूब कंप्यूटर याद हमारे अनुदेशन सामग्री के विकास में, बिल्कुल टीचिंग मेथड वगैरह डेवलप करने में बहुत काम है। शिक्षण विधि को प्रभावशीलता से जांचने करने में काम आ रहा, तो उपयोग तो 113 में 4 का ऑप्शन होगा। सभी चीज़ों में काम आ रहा है आजकल ये कंप्यूटर, सभी को पता है इस चीज़ का। संप्रेषण का अर्थ परस्पर विचारों भावनाओं का, एडगर डेल, सभी को पता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो वंदना जादव में दिया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्योंकि हमारे जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो रीड से काफ़ी मिलता जुलता है साइकोलॉजी का, पेडागोजी से, क्योंकि रीड के सिलेबस में भी साइकोलॉजी और पेडागोजी अलग से दी हुई है। हमारे भी यहाँ पेडागोजी और हमारे यहाँ पेडागोजी की 2 यूनिट है और साइकोलॉजी की 4 यूनिट है, टोटल 6 यूनिट अपने पास में, और उनके भी ये स्थिति है। तो रीट वालों के लिए मेरा ये वीडियो जो साइकोलॉजी के हैं वो अत्यंत ही फायदेमंद रहेंगे, तो आप लोग इनको अवश्य देखें। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के पास में, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप से प्रदर्शित करता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल
जब बच्चा पेट में गर्भ में बैठ जाता है तब से विकास चालू होता है, और जिस दिन मरता है उससे 1 सेकंड तक विकास चलता रहता है। तो बिल्कुल कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। विकास आनुवांशिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बाप में विकास हो रहा है बेटे में, बाप में नहीं हुआ तो बेटे में नहीं होगा, बाप का बेट को तो ये आनुवांशिक तो होता ही नहीं विकास। सभी व्यक्तियों की विकास दर समान कभी नहीं होती, कोई विकास दर बहुत तेज होती है, किसी कम होती है। विकास विशिष्ट से सामान्य गलत बात है ये भी। तो इसमें 115 में एक वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि विकास जो होती है एक सतत प्रक्रिया, लगातार चलने वाली, नॉन स्टॉप। आदमी मरता है तभी विकास रुकता है, बाकी रुकता नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी विशेषता किशोर अवस्था की नहीं है? किशोर अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? देखो इसके अंदर तीव्र शारीरिक विकास होता है और परिवर्तन भी होता है। बच्चा बड़ा होता है, मूछे दाढ़ी मूछे निकल जाती है, उसके बहुत तगड़ा विकास होता है, तो शारीरिक विकास देखने को मिलता है, बहुत सारे विकास। भावनात्मक प्रवृत्तियों में विकास, बिल्कुल भावनाएं उसकी, कभी रोने लग जाता है, कभी किसी के प्रति ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, विपरीत लिंग की और आकर्षण खूब होता है उसमें। समायोजन, किशोर अवस्था की ये विशेषता तो है ही नहीं, क्योंकि वो समायोजित हो ही नहीं पाता, हमेशा गुस्सा, लड़ना झगड़ना, प्यार मोहब्बत ये चलता रहता है किशोर अवस्था में। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 116 के अंदर जो है आपका 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होते हैं, हरलोक ने कहा था ये दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है, अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपक की प्रक्रिया द्वारा, वही आ गया जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया, पहले उद्दीपन फिर अनुक्रिया होती है। मतलब पहले रोटी दो लाल टपकेगी, फिर घंटी दो फिर लाल टपकेगी। मतलब पहले दे दिया आपने उद्दीपन स्टूमुलस, और फिर क्या हो गई रिएक्शन। तो किसने दिया था? पावलोव ने। 118 में 3, घंटी बजाओ लाल टपकाओ। तो ये 118वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पेज चेंज करना पड़ेगा मुझे। अगला क्वेश्चन से आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, निर्देशन की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निर्देशन की प्रक्रिया के लिए यह सार्वभौमिक है, स्वयं की समस्या को हल करने में मदद करता है, यह हमेशा एक ही बार की क्रिया है। ये गलत है भाई, ये तो निर्देशन तो कई बार हो सकता है, एक ही बार की कोई ठेकेदारी थोड़ी है। तो 119 के अंदर जो आएगा आपका ऑप्शन थर्ड जो है इसका आंसर रहेगा, 119 में थर्ड। नेक्स्ट 120वें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। परिपक्वता की विशेषता है, मतलब मैच्योरिटी। परिपक्वता का मतलब होता है एक स्वचालित प्रक्रिया है, वृद्धि की पूर्णता, अधिगम का आधार, उपयुक्त सभी। तो 120 में जो है चौथा ऑप्शन होगा, क्योंकि परिपक्वता अपना आप होती है, ऐसा नहीं है बच्चा कहीं भी घूम घाम आएगा, खुद ना कुछ मैच्योरिटी लेके आएगा। वृद्धि की पूर्णता मतलब जब मैच्योरिटी आ गई, मतलब बच्चा समझदार हो गया, तो एक तरीके से उसकी वृद्धि हो रही है। अधिगम का आधार है, मतलब मैच्योरिटी तभी होती है जब आदमी कुछ सीखता है। तो मेरे को लगता है चारों ऑप्शन इसके सही है, बिल्कुल सही है। लगता क्या है? बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। ये लेडले ने कहा था, तो इसका आंसर क्या होगा? लेडले। ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं आया था, मुझे भी देखना पड़ा था, कहीं से मुझे मिला नहीं था ये आंसर, लेकिन मुझे फिर चेक करना पड़ा इसको। ये कहीं किताबों में भी बहुत कम मिलेगा आपको, लेकिन देख लो, लेडले ने कहा था ये। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षित करना और अभिव्यक्त करना बिल्कुल है। एक संवेगात्मक बुद्धि की है कि संवेगों को सही जगह सही आदमी के सामने व्यक्त करना होता है। ये नहीं कभी किसी के सामने कुछ भी बोल गए तो बोल गए, उस बोलने का अर्थ आपको जीवन भर भोगना पड़ेगा यदि गलत बोल गए तो किसी को। इसलिए अपने संवेगों को उचित समय पे उचित व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करना चाहिए मेरे बच्चों। आपने हर जगह अपना गुस्सा दिखा दिया तो उसके परिणाम भोगने के लिए भी आप लोग तैयार रहना। बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता, ठीक है, अपने और अन्य के समय को समझना बिल्कुल सही है, दूसरों के समय को और भावना को समझना। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है 122 में 2, ये गलत है। बुद्धि के अनुसार लोगों को विभेद करना गलत बात है। अपनी बुद्धि मान लो घटिया किस्म की है तो हम लोगों को गलत तरीके से बांट सकेंगे। दूसरों के समय को समझना चाहिए हमें। दूसरों की जब भी हम दूसरों से बात करते हैं तो दूसरों के बारे में उनकी पूरी बात सुननी चाहिए पहले, और सुनने के बाद में उसका एनालिसिस करना चाहिए, और एनालिसिस करने के बाद में उसको फिर जवाब देना चाहिए। आप ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति आपके बैठा हुआ है सामने और आप उसको कुछ बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो गलत है।
बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता गलत बात है। मनुष्य के संवेगात्मक बुद्धि कभी ये नहीं कहती, क्योंकि हमको ये थोड़ी है कि किसी का 140 का IQ है तो साढ़े को उसको भगवान मान लो, और जिसका बेचारे का 20-25 है तो उसको बिल्कुल ही रेवड़ा मान लो। ये गलत बात है। हमें संवेगात्मक किसमें समझ ज़्यादा है। हमारे प्राचीन जो बुजुर्ग होते थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हम कई बड़े बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें संवेगात्मक बुद्धि बहुत अच्छी होती थी। तो बुद्धि के अनुसार हमें उन्हें नहीं बांटना चाहिए, हमें उनके संवेगों को देखकर हमें उन्हें आदमियों की योग्यता का वर्णन करना चाहिए। कभी भी 90% लाने वाला बच्चा कभी वो ये नहीं होता कि वो अच्छा है, संवेगात्मक बुद्धि उसकी ठीक है, कभी सही नहीं हो सकता ये चीज़। हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके संवेगों को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, तब जाके हमें उनको क्लासीफाइड करना है। तो ऑप्शन 2 जो है वो इसका। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 मिनट। भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की थी? तो सृजनात्मक मतलब कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग जो की थी बाकर मेहंदी ने की थी दोस्तों। तो 123 में जो है ऑप्शन आपका वो है 2 नंबर का, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपना ये 30 क्वेश्चंस का जो एक वीडियो था वो समाप्त करता हूँ। आप लोगों से ये कहता हूँ कि आपको बड़ी खुशी हुई होगी कि आपने ये पूरा वीडियो मेरा देखा, और देखने के बाद में आप लोगों को जो है बहुत प्रसन्नता हुई होगी लगभग, और बहुत खुश होंगे आप लोग कि कुछ सीखने को मिला। बैठे बैठे हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे तो लोग हमने वीडियो है ये देखा। दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि मैं RPSC फर्स्ट ग्रेड और रीट से रिलेटेड सभी वीडियो में आप लोगों के पास में एवरीडे केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस था मैं आप लोगों के पास में लाता रहूँगा, क्योंकि खुद मैं केमिस्ट्री से PGT हूँ। तो आप लोगों को केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी चीज़ें टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। आप लोग जो है क्या करोगे, इस चैनल देखने के बाद में अपने किसी दोस्त है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई भी है, उसको ये मेरा वीडियो आप शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में मेरे ये जो है मैं साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन एवरीडे डालूंगा आपके सामने। तो आप लोग इस देखने के लिए इसको तैयार रहें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।